सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना पीवाईक्यू और एमसीक्यू का सेट चल रहा है, जिसमें हमने पहले सेट में कितने किए 50 क्वेश्चंस किए। ठीक है, आज अगला सेट लेके आए हैं जिसमें हम 51 टू 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। ऐसा नहीं कि एक क्लास के अंदर 1 घंटे की क्लास लेके और 3 से 4 क्वेश्चंस पे पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस की स्पीड भी अच्छी रख रहे हैं और बिल्कुल ऑप्शन के साथ, क्वेश्चंस के साथ, उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एमसीक्यू सेट 2 नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन करके रख लेना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन इजी है, धीरे धीरे क्वेश्चन अब भी करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखते चलो। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, ठीक है हिंदी में। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। क्या श्वसन तंत्र का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का कार्य डाइजेशन है, क्या गैस एक्सचेंज है, क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, या वेस्ट एक्सक्रीशन है। देखो बच्चे, क्वेश्चन इसलिए मैंने ये पुटअप किया है क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी में ऑप्शन बी लगाते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, सो द ऑप्शन सी इज राइट। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होती है सर। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। गैसेस एक्सचेंज करता कौन है सर, लंग करता है। ठीक है, लंग तक पहुंचाता कौन है, हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन वहां से 4 ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये चीज़ें ध्यान रखना। लंग का वो कौन सा है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, तो एल्वियोलाई। ये सारी चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। रक्त का पीला तरल भाग क्या कहलाता है। व्हाट इज द येलो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड कार्ट। ब्लड के जो येलो फ्लूइड पोर्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं। देखो, जो ऑप्शन दिया है मैंने, जनरली इनका कलर येलो ही होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, रक्त का पीला भाग हमने पूछा, तो रक्त के पीले भाग को क्या कहते हैं हम, येलो फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कार्ट। क्वेश्चन सोचो, थोड़ा सा ट्रिकी है, ईजी है पर ट्रिकी है। ठीक है, क्या हम उसे प्लाज्मा कहते हैं, क्या उसे हम प्लेटलेट कहते हैं, क्या सीरम कहते हैं, या फिर लिम्फ कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज द येलोइश फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंटेन्स। अच्छा सुनो, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है एंड अदर सॉल्यूट्स होता है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ तो 90 to 95% जो होता है वो वाटरी पार्ट होता है प्लाज्मा के अंदर। इतनी चीज़ क्लियर है। तो रक्त का येलो फ्लूइड पार्ट क्या कहलाया सर, प्लाज्मा कहलाया। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अगला सुनो, व्हाट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन रेफर्स टू अस। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या कह सकते हैं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड को और क्या कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हार्मोन की सिक्रीशन एंड स्टोरेज करती है अपने माइंड के उसमें, अपने स्कल के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तब तक आप ऑप्शन पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं कुछ और बता देता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड पॉइंट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, अगर पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो सेला टर्सिका। सेला टर्सिका एक कैविटी होती है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते क्या है, अब क्वेश्चन समझो। क्या हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, क्या हम ग्रोथ ग्लैंड बोलते हैं, या एंडोक्राइन स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं सर, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, कई सारे और अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। तो जैसे एक स्कूल हुआ, ठीक है, एक स्कूल है, मान लो इसके स्कूल का एक होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या करता है, कई सारे टीचर्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, काम ये सारे स्कूल में ही कर रहे हैं। तो ऐसे एंडोक्राइन सिस्टम है, वो कई सारे हार्मोन से मिलकर बना है। उस हार्मोन में एक होती है मास्टर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी। ये कई सारे हार्मोन को रेगुलेट करती है, इसलिए हम पिट्यूटरी को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पिट्यूटरी हो गई, मास्टर ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक ग्लैंड रेगुलेट करती है, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, या ठीक, ये जो एक तो मास्टर ग्लैंड है इसको रेगुलेट कर रही है, इसलिए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये किसको बोलेंगे सर, ये बोलेंगे हाइपोथैलेमस। ये चीजें ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस
एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन कहाँ बनते हैं सर? ये बनते हैं हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में बनते हैं और स्टोर होते हैं आके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। पिट्यूटरी ग्लैंड का हो गया है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, हेंस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट कंट्रोल्स द हार्ट बीट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, पर वहाँ पूछने का क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था। यहाँ समझो, हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? क्या लंग कंट्रोल करता है सर? क्या ब्रेन कंट्रोल करता है? क्या वेंट्रिकल कंट्रोल करता है? या साइनो एट्रियल नोड कंट्रोल करता है? अब समझो आंसर। साइनो एट्रियल नोड को ही हम बोलते हैं एसए नोड। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। ये नेचुरल पेसमेकर होता है। तो जब नेचुरल पेसमेकर है तो पेस यही जनरेट कर रहा है, इसलिए हार्ट बीट भी यही जनरेट करेगा। तो साइनो एट्रियल नोड या एसए नोड जो होता है वो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है, जो क्या करेगा? इनिशिएट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू कंट्रोल हार्ट रिदम। जो करता है इनिशियल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंट्रोल, जिससे हार्ट रिदम कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन को 5 स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से पार्ट करते हैं, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टोर मेमोरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मस्तिष्क के कौन से भाग में स्मृति संग्रहित होती है, मेमोरी कंट्रोल होती है, स्टोर होती है, ठीक है। सेरिबेलम में होती है, हाइपोथैलेमस में होती है, मेडुला में होती है, या सेरेब्रम में होती है। तो हाइपोथैलेमस और ब्रेन स्टेम, मेडुला, ये दोनों हटा दो, ठीक है। अब बचा क्या? पहला ऑप्शन सेरिबेलम और फिर सेरिब्रम। अब सेरिबेलम पहला ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि बच्चे होंगे कंफ्यूज, क्योंकि इसका राइट आंसर है सेरिब्रम, ठीक है। तो कौन से पार्ट में, जो अगर हम बात करें मेमोरी स्टोर करना, तो होती है सेरिब्रम। पहला जल्दबाजी में पढ़ के सेरिबेलम आंसर मत लगा देना, सेरिब्रम आंसर होगा, ठीक है। तो ब्रेन कौन स्टोर करेगा सर? सेरिब्रम स्टोर करेगा, ठीक है। आंसर डी सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर ब्रेन फंक्शन। देखो सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हायर ब्रेन फंक्शंस के लिए, जैसे मेमोरी हो गई, रीजनिंग हो गई, इसके अलावा सेंसरी परसेप्शंस हो गए। ये कौन सब कंट्रोल करेगा? सेरिब्रम कंट्रोल करेगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसे बांधता है? व्हाट डज हीमोग्लोबिन बाइंड टू। हीमोग्लोबिन किसे बांधता है सर? नाइट्रोजन को बांधता है, कार्बन को बांधता है, वाटर को बांधता है, ऑक्सीजन को बांधता है। इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीजन को बांधता है हीमोग्लोबिन, बाइंड करता है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज रेड ब्लड सेल। इन रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन कहाँ होता है सर? आरबीसी के अंदर होता है। किसको बाइंड करता है सर? ऑक्सीजन को बाइंड करता है। क्यों बाइंड करता है? ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द बॉडी, ट्रांसपोर्ट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, एक एचबी मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन बाइंड करता है सर? 4 ऑक्सीजन बाइंड करके ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग करते हैं? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं सर? कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? मैंने बहुत बार बताया ये क्वेश्चंस, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। थर्मोमीटर सर, ग्लूकोमीटर सर, स्पायरोमीटर या स्फिग्नोमैनोमीटर। ध्यान रखना, ब्लड प्रेशर का आंसर स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ग्लूकोमीटर से हम ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं। तो स्फिग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हम स्फिग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस डिवाइस मेजर्स आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर कहाँ से हम लेते हैं? तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। अब बात करें हम, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन क्या है सर? डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, या इंडोडर्म है? अब बताओ, सोच के बताना। आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट बोल रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, एपिडर्मिस है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन डर्मिस आती है, फिर इंडोडर्म आती है। ये सारी चीज़ें याद रखना, इजी क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। मस्तिष्क, फिर देखो ब्रेन का फंक्शन से फिर से एक क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेन का फंक्शन याद रखना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। कौन सा पार्ट करता है बैलेंस को और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। दोनों हटा दो, बचा क्या? सेरिब्रम और सेरिबेलम, ठीक है। अब क्या आएगा आंसर इसका सर? जो हायर फंक्शंस थे वो तो कर रहा था सेरिब्रम कंट्रोल, लेकिन अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम संतुलन की, यानी कोऑर्डिनेशन की, कंट्रोल की और कोऑर्डिनेशन की। तो ये मेंटेन करेगा सर सेरिबेलम, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी ऐच्छिक गतियाँ। वॉलेंट्री, जैसे हम यहाँ से सोच रहे हैं कि हमको एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान जाना है, हमको नानी के घर जाना है, हमको मामा के घर जाना है, तो जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं वो सेरिबेलम कंट्रोल करेंगी। बैलेंस हो गई और कोऑर्डिनेशन हो गई, समन्वय हो गई, ये सेरिबेलम कंट्रोल करेगी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं पूछूं, अच्छा क्वेश्चन है, मैं हायर एग्जाम्स में देखा हूँ कि जो शराबी होते हैं, ठीक है, वो शराब पीने के बाद सही से चल क्यों नहीं पाते, ठीक है, उनका कौन सा ब्रेन का पार्ट अफेक्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी सेरिबेलम होता है, क्योंकि जो सेरिबेलम ड्रिंक करने के बाद सेरिबेलम पे आपका नियंत्रण नहीं होता, इसलिए बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। वेयर डज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन एक्ट? पाचन एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? वेयर डज द डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन एक्ट? पेप्सिन कहाँ एक्ट करता है सर? माउथ में करता है, लीवर में करता है, स्टमक में करता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन में करता है? द पेप्सिन एक्ट इन स्टमक एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। तो पेप्सिन का कहाँ स्टमक में करेगा, ठीक है। अब पेप्सिन से संबंधित क्वेश्चन सुनो सर। अगर मैं बात करूं प्रोटीन पाचक एंजाइम का एक नाम बताओ। प्रोटीन पाचक एंजाइम, ये हिंदी वालों के लिए हो गया। इंग्लिश के लिए बोलूं तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम क्या है सर? पेप्सिन नाम होता है। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है। पेप्सिन एक्ट कहाँ करता है? तो इसका आंसर स्टमक हो जाएगा। एक्ट करके क्या करता है? प्रोटीन को किस में तोड़ता है? प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड बना देता है। ये चीज़ें याद रखना पेप्सिन के बारे में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी? विच वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी? अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, पर कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। कौन सी नस शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है? कौन सी वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी? क्या वो पल्मोनरी वेन है? क्या वो जगलर वेन है? क्या वो वेना केवा है या रीनल वेन है? अब ध्यान से सुनो, ये होते हैं आपके दो लंग्स, ठीक है, लंग, और यहां होता है आपका हार्ट, ठीक है। तो यहां से आती है आपकी पल्मोनरी वेन लंग से आपके हार्ट में, ठीक है। ये क्या करेगी सर? वहां से हार्ट में आपके क्या हुआ? ऑक्सीजन बाहर से आपके वेन में आया, वेन में पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के मामले में पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन अनलाइक अदर वेन्स, देखो अनलाइक अदर वेन्स का क्या मतलब सर? बाकी शरीर की जितनी भी वेन है, वेना केवा हो गई या नॉर्मल वेन्स हो गई, वो क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी, यानी आपके टिश्यू से ब्लड को लेकर वापस लंग्स तक आएंगी, ठीक है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है, ये क्या करेगी? ये कैरी करेगी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। ये एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। अब मैं आर्टरी के बारे में बात करूं तो आर्टरी का भी सुन लो सर। आर्टरी जो होती है, आर्टरी नॉर्मली क्या करती है? इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, यानी शुद्ध रक्त बहता है। अगर पल्मोनरी आर्टरी की मैं बात करूं, पल्मोनरी आर्टरी, तो इसमें होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अशुद्ध रक्त होता है। और ऐसे मैं बात करूं पल्मोनरी वेन की, तो इसके अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। अगर इन जनरल में बात करूं वेन की, तो इसके अंदर होता है अशुद्ध रक्त, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और नॉर्मल आर्टरी की बात करूं तो इसके अंदर होता है शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये चारों नाम याद रखना बिल्कुल इजी हैं, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। विच एलिमेंट इन फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन ब्लड? अच्छा मैं बात करूँ रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाता है? क्या वो सोडियम है, क्या वो आयरन है, क्या वो कैल्शियम है, या वाटर है? अभी मैंने शुरू में बताया वाटर जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। वाटर मेक्स अप अबाउट 90% ऑफ द प्लाज्मा, हेंस मोस्ट अबंडेंट इन ब्लड, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना इजी हैं पर आती हैं। विच फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड? ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्रेन को और रीढ़ की हड्डी को, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इनको कौन सी फ्लूइड होती है जो क्या देती है? सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है। प्लाज्मा हो गई, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गई, साइनोवियल फ्लूइड हो गई, या लिम्फ हो गया? ये बताओ। तो इसका राइट आंसर हो गया सर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर आपका मस्तिष्क रखा होता है, जिससे आपके ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलती है। CSF
कुशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड मेंटेन्स प्रेशर। और इसके अलावा क्या करता है CSF क्या करता है सर, प्रेशर भी बनाए रखता है ब्रेन का। अच्छा एक बात बताओ, आपकी इस ब्रेन का वेट कितना होता है? लगभग 1 किलोग्राम के आसपास होता है, ठीक। कभी आपने सोचा कि अपने शरीर पर, अपने सिर पर इतना भार लेके आप क्यों घूम रहे हो? आपने बचपन में एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, पढ़ा था ना? इसमें आपने क्या पढ़ा था? उत्प्लावन बल इसमें आपने पढ़ा था। उसमें क्या था सर कि जो किसी, जैसे एक ईंट है, इसको अगर आप पानी में डालो तो इसका वेट हो जाएगा, वेट आपको कम महसूस होगा, वेट उतना ही रहेगी पर महसूस कम होगी। ये क्यों होता है सर? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत या उत्प्लावन बल की वजह से होता है। तो जो आपका ब्रेन है वो रखा हुआ है CSF के अंदर, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, पर इसलिए उसका वेट आपको कम फील होता है, पता नहीं चलता है। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। ये जनरल बात होगी, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे पर याद कर लो। कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? विच ऑर्गन रिमूव्स टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी? क्या वो स्प्लीन है? क्या स्प्लीन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है? क्या हार्ट टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है? क्या पैनक्रियाज टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है? या लीवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है? तो सिंपल सा आंसर है सर लीवर। लीवर जो होता है डीऑक्सीफाइड केमिकल्स एंड मेटाबोलाइज्ड ड्रग्स एंड वेस्ट। तो कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि जो ड्रग्स होते हैं वो कहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं, तो उसका राइट आंसर है सर लीवर में, ठीक है। तो लीवर जो होता है वो डिटॉक्सीफाई करता है केमिकल्स को और मेटाबोलाइज करता है ड्रग्स को और वेस्ट को, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर कितनी हड्डियाँ होती है शरीर में, यानी हाउ मच स्केलेटन इन अ ह्यूमन बॉडी। पर मैं पूछूं अगर हाउ मच मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, अब बताओ। तो मसल्स की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है 639 इतनी मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, या इसको अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं 600 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट की मैं बात करूं तो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट 600 मसल्स, पर एक्यूरेट बोले तो 639 इतनी मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 639 मसल्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अगला क्वेश्चन सुनो, इजी क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑर्गन स्टोर यूरिन? मूत्र का संग्रहण किस अंग में होता है? कौन सा ऑर्गन होता है यूरिन को स्टोर करता है? किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है, लीवर है? अब बताओ कौन करेगा स्टोर यूरिन को? सबसे पहली बात मैं यूरिन फॉर्मेशन की बात करूं, किडनी करता है। मैं यूरिया फॉर्मेशन की बात करूं, कल अच्छे से बढ़ाया मैं ये चीज़ें, यूरिया फॉर्मेशन की बात करूं लीवर में होगा। स्टोर यूरिन कहाँ होगा? अब बताओ। स्टोर होता है यूरिन सर ब्लैडर में, या यूरिनरी ब्लैडर जिसको बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अंटिल इट्स एक्सक्रीट। जब तक यूरिन एक्सक्रीट नहीं हो जाता वो कहाँ पे स्टोर रहेगा सर? यूरिनरी ब्लैडर में। ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर रहता है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है। ये ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरिथ्रा। ये चीज़ें याद रखना, इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। विच हार्मोन प्राइमरली रेगुलेट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस इन बोन? हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करा देगा सर? कहाँ पे? बोन्स के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि अपनी बोन्स में कौन सा मिनरल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। इस हार्मोन का मैं बताऊं तो क्या वो थायरॉक्सिन है, क्या वो इंसुलिन है, क्या वो PTH है, या एड्रीनलिन है? तो राइट आंसर इसका है पैराथायराइड हार्मोन, इसको बोलते हैं PTH या पैराथॉर्मोन बोलते हैं, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम बाय प्रमोटिंग कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बोन्स एंड इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन विया विटामिन डी एक्टिवेशन। ये चीज़ें याद रखना। पैराथायराइड हार्मोन का पूरा फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अगर पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन एग्जाम में पूछ दे तो ये लाइनें याद रखना। क्या है सर? पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ब्लड कैल्शियम बाय प्रमोटिंग कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम बोन। ब्लड कैल्शियम में कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को कहाँ पे? बोन में। और क्या क्या इंक्रीज करता है सर? साथ में इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कहाँ कर देता है सर? इंटेस्टाइन में। कैसे सर? विटामिन डी को एक्टिवेट करके। इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मैं बोलूँ गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा के कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द राइट आंसर FSH है, LH है,
प्रोलैक्टिन है या एससीजी है, अब बताओ। ठीक है, तो इसमें एफएसएच एलएच दोनों काट दो। पहली चीज कंफ्यूज किस में होगी सर, एससीजी या प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी गलत है, प्रोलैक्टिन कहाँ होता है सर, मिल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर एससीजी। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन बोलते हैं इसको, ये प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा सिक्रेट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ही ये एससीजी हार्मोन देखने को मिलेगा, इसलिए प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए कौन सा हार्मोन हम टेस्ट करते हैं सर, एससीजी टेस्ट करते हैं, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही ये हार्मोन देखने को मिलेगा, इसके अलावा बॉडी में नहीं देखने को मिलेगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एससीजी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा एंड सपोर्ट्स द कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है उसको सपोर्ट करेगा प्लेसेंटा के से निकला हुआ एससीजी हार्मोन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। और कॉर्पस ल्यूटियम का रहना क्यों जरूरी है सर, क्योंकि कार्पस लूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है सर, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी तभी प्रेगनेंसी हो पाएगी। इतनी चीज़ क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो लिंक करते हुए चलो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो दूसरी चीज़ किससे लिंक है, वो तीसरा चीज़ किससे लिंक है, वो चौथा चीज़ किससे लिंक है। ऐसे पढ़ोगे तो पढ़ाई में मज़ा भी आएगा और क्वेश्चंस भी एक से एक धीरे धीरे करके लाइन से सॉल्व होते चले जाएंगे, इजी हो जाएगा हर चीज़। ठीक है, विच सेल इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन सी कोशिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होती है, ऐसी कौन सी सेल है जो इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। इरिथ्रोसाइट है क्या, न्यूरॉन है क्या, थ्रोम्बोसाइट है क्या, या लिम्फोसाइट है। अब सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा इम्यून सिस्टम में किसकी हेल्प लेते हैं सर, हम लिम्फोसाइट्स की हेल्प लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, न्यूरॉन थोड़ी लेंगे, न्यूरॉन तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का पार्ट है, सब इम्यून सिस्टम में नहीं आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट में कौन सी सेल्स सर, बी सेल्स और टी सेल्स, दोनों सेल्स याद रखना, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इससे, बी सेल्स से और टी सेल्स से। ठीक है, आर इसेंशियल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, व्हिच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ये बहुत बार फ्रिक्वेंटली रिपीट होता ही है। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विटामिन से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिल सकता है। कौन सा विटामिन होता है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है, या विटामिन के होता है। अब ऑप्शन बताओ आप सही आंसर, तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्यों सर, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स इन द लिवर। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट कराते हैं, उनकी सिंथेसिस के लिए कौन से विटामिन का जरूरत पड़ता है, तो इसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन के की जरूरत पड़ती है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ पे सर सिंथेसाइज हुए, कई क्वेश्चंस देखो कैसे कैसे एक लाइन से बनते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चंस बना सिंपल सी बात कि कौन सा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, विटामिन के। दूसरा क्वेश्चंस क्या बना, विटामिन के कैसे हेल्प करेगा सर, ये इसेंशियल है किसके सिंथेसिस के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। क्लॉटिंग फैक्टर्स कहाँ बने सर, लीवर में बने। इतनी चीजें बन सकती हैं, एक एक लाइन से ध्यान से सुनते रहना। व्हिच सेल सीक्रेट एसिड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में अम्ल का स्राव कौन करता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें आपने सुना होगा एसिड होता है। एसिड कौन सा होता है सर, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीएच कितना होता है इसका, हाईली एसिडिक होता है, जो क्या करता है सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किल में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, एसिडिक होता है हमारा पेट, तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, कभी आपके दिमाग में आया कि सर कि एसिड इतना हाईली एसिडिक होता है तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता, म्यूकोजा की लेयर से। तो म्यूकोजा की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है अपने ऑर्गन्स को, किससे, जलने से, एसिड से। ये चीज़ें याद रखना। अब सुनो, व्हिच सेल सीक्रेट एसिड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या वो चीफ सेल हैं, क्या वो पेराइटल सेल हैं, क्या वो गॉबलेट सेल हैं, या पेनिथ सेल हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सी, पेराइटल सेल। ठीक है, पेराइटल सेल्स इन द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मैं सीधा सीधा बोल दूं, अगर एसिड ना बोल के HCl बोल दूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दूं, तो भी क्या हो जाएगा सर, पेराइटल सेल्स हो जाएगा आंसर। पेराइटल सेल्स जो होती हैं वो स्टमक के अंदर सीक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ हेल्प करता है सर, डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करता है। इतनी चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका स्किन वाला चैप्टर है, स्किन एंड अपेंडेजेस, वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। नेल्स एंड हेयर ये किससे बने होते हैं, मेनली मेड ऑफ विच प्रोटीन।
जो नेल्स और हेयर होते हैं ये मेनली मेडअप ऑफ विच प्रोटीन, किस प्रोटीन से मेनली मेडअप होते हैं? कोलेजन से बनते हैं, केराटिन से बनते हैं, इलास्टिन से बनते हैं या फिर मायोसिन से बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, केराटिन। केराटिन इज अ टफ फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन नेल्स एंड हेयर। केराटिन क्या है? टफ है, फाइब्रस प्रोटीन है, कहाँ फाउंड होता है? नेल्स के अंदर और हेयर के अंदर। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? या मैं सीधे बोल दूँ नेल और हेयर किससे मिलकर बने होते हैं? तो केराटिन से बनते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मेम्ब्रेन दैट कवर द लंग? अब सुनो ध्यान से मेरी बात, चारों क्वेश्चंस, चारों ऑप्शन से एक एक लाइन के क्वेश्चंस हमेशा बने हैं और बनते हैं। व्हाट इज द मेम्ब्रेन दैट कवर इन लंग यानी फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को हम क्या बोलते हैं? यानी जो ऐसी लेयर का नाम बताओ जो क्या करेगी, ऐसी मेम्ब्रेन का नाम बताओ जो करेगी हमारे लंग्स को कवर। क्या वो मेनिंजेस है? क्या वो प्लूरा है? क्या वो पेरिटोनियम है? क्या वो पेरिकार्डियम है? अब ध्यान से सुनो, इसका राइट आंसर है प्लूरा। तो पहला चीज आपसे क्लियर हो गया कि लंग को कौन कवर करेगा? प्लूरा कवर करेगा। मेनिंजेस किसको कवर करता है सर? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, चारों ही मेम्ब्रेन है, ये चारों मेम्ब्रेन है, चारों के काम ध्यान से सुनो। प्लूरा हो गया किसके लिए सर? लंग के लिए। मेनिंजेस किसके लिए हो गया सर? ब्रेन के लिए। ये चारों चीज लिखते जाना साथ में, इंपॉर्टेंट है। पेरिटोनियम किसके लिए हो गया सर? ये हो गया अपने स्टमक के ऑर्गन्स के लिए, स्टमक ऑर्गन्स। और पेरिकार्डियम किसके लिए हो गया सर? हार्ट की कवरिंग। अब इतनी चीजें आपको क्लियर हैं तो एक लाइक कर देना, वीडियो पसंद आ रही हो तो अब तक, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अगर लंग्स की बात करें तो प्लूरा। द प्लूरा इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। एक और चीज प्लूरा से सुनो संबंधित, प्लूरा कैसी लेयर है सर? डबल लेयर की मेम्ब्रेन है दैट सराउंड्स द लंग, वे सराउंड करेगी लंग को, ठीक है। अब सुनो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? लार्जेस्ट पार्ट बताओ ब्रेन का। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिबेलम है, मेड्यूला है, सेरिब्रम है या पोन्स है? अच्छा, मैंने शुरू में एक चीज़ बताया था कि मस्तिष्क का सारे हैवी काम कौन करेगा? सेरिब्रम करेगा। तो हैवी काम सेरिब्रम कर रहा है, इसलिए सबसे बड़ा होना किसका बनता है सर? सेरिब्रम का बनता है। तो राइट आंसर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल हायर ब्रेन फंक्शन। मैंने बताया था सारे हैवी काम कौन करेगा सर? सेरिब्रम करेगा, हायर ब्रेन फंक्शंस करेगा। लाइक क्या हो गई सर? अब सेरिब्रम के काम सुनो, नोट कर लो। सेरिब्रम के काम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हो जाएंगे? थॉट यानी सोचना, थिंकिंग, इसके अलावा मेमोरी याददाश्त, इसके अलावा सेंस यानी सेंस को बोलते हैं संवेदना। ये सारे काम करेगा कौन? आपका सेरिब्रम, ठीक है। ये चीजें याद रखना इसके फंक्शन से रिलेटेड। विच ऑर्गन प्रोड्यूस एंजियोटेंसिनोजेन? अब सुनो ध्यान से, कौन सा अंग एंजियोटेंसिनोजेन उत्पन्न करता है? यहाँ तो कहो हार्ट नहीं दे दिया ऑप्शन में, नहीं बच्चे हार्ट लगा देते, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना क्वेश्चंस में। एंजियोटेंसिनोजेन कौन उत्पन्न करता है सर? लीवर उत्पन्न करता है, याद रखना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, द लीवर सिंथेसाइज एंजियोटेंसिनोजेन विच इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन फर्स्ट इन द ब्लड एंड हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ये जो मैंने ये कहानी बताई, इस मैकेनिज्म का एक नाम है, क्या नाम है? इसी को हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। फुल फॉर्म पता है रास का? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से निकला सर? लीवर से निकला। लीवर से इसने क्या किया? एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट किया? विच कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन में। उसके बाद इसने क्या किया? ब्लड के अंदर रेगुलेट किया ब्लड प्रेशर को। तो अगर मैं पिछले क्लास में क्वेश्चंस बताया था कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए सर कौन से मैकेनिज्म काम आती है, तो इसको बोलते हैं रास मैकेनिज्म। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्लासेस एक दूसरे से लिंक होती हैं, जो भी क्लासेस छूटी रहती हैं उसको कर लिया करो, क्योंकि एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कोई भी चीज़ छूटने ना पाए, ये चीज़ ध्यान रखना। पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं? शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज? क्या स्टमक में पाए जाते हैं? क्या इलियम में पाए जाते हैं? जिजनम में पाए जाते हैं या कॉलन में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सर इलियम में पाए जाते हैं पेयर्स पैचेज। पेयर्स पैचेज आर लिम्फॉइड टिश्यू। पहली चीज सुनो, पेयर पैचेज है क्या? तो पेयर पैचेज क्या है? लिम्फॉइड टिश्यू हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इलियम, इलियम में प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट इन इम्यून सर्विलांस,
इंपॉर्टेंट होते हैं किसमें, इम्यून सर्विलांस में। अब ये तो हो गया इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। अब मैं बात करूं इलियम किसका पार्ट है, अब बताओ। ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, अब सुनो ध्यान से। स्मॉल इंटेस्टाइन तीनों याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट होता है क्या सर, ड्यूडिनम। दूसरा पार्ट होता है सर जेजनम, जेजनम। तीसरा पार्ट होता है सर इलियम। ड्यूडिनम, जेजनम, इलियम, ये चीजें याद रखना, ये पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन का बात करूं तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं सर, सीकम, कॉलन और रेक्टम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट याद रखना। तो मैं अगर बात करूं पेयर्स पैचेस की, ये पाए जाएंगे इलियम में, या मैं बोल दूं अगर इसमें हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन दिया रहता सीधी सीधी बात, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये चीजें याद रखना। विच ग्लैंड इज ओनली एक्टिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कौन सी ग्रंथि केवल गर्भावस्था के दौरान सक्रिय होती है। कौन सी ऐसी ग्रंथि है, कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान मिलेगी। ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देना। पीनियल ग्लैंड होगी क्या, सिंपल सी बात है, पीनियल ग्लैंड अपने ब्रेन में पाई जा रही है, तो उसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं, वो 24 घंटे एक्टिव रहेगी। एड्रिनल ग्लैंड अपने कहाँ पाई जाती है, किडनीज पे पाई जाती है, किडनी के अपर पार्ट पे पाई जाती है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड भी एक्टिव रहेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है सर, ये भी अपने कहाँ पाई जाती है, सेला टर्सिका उसमें कैविटी में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, ये नहीं रहेगी तो कई सारे ग्लैंड्स काम करना बंद कर देंगी, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। तो लास्ट ऑप्शन इज कार्पस लुटियम। ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया सर, ये क्वेश्चन मैंने लगाया कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं मेथड्स भी बताते जा रहा हूँ कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनते चलना। तो कार्पस लुटियम जो होती है ये ग्लैंड कब बनेगी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बनेगी। कार्पस लुटियम क्यों रहेगी सर, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करती है, सिक्रेट करती है, और एक्टिव ओनली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव होती है। प्रोजेस्टेरॉन कौन सा है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हार्मोन, या इसी को बोलते हैं हम प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं सर, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। ये सारी चीजें याद रखना। क्यों बोलते हैं सर, ये मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किसकी सर, यूटेरस की, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर लेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, प्रोजेस्टेरॉन डाउन तो एंडोमेट्रियम टूटना चालू हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, जो एंडोमेट्रियम टूटकर बाहर आ जाती है। ये चीजें याद रखना। और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन तो एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। ये चीजें याद रखना, ठीक है, जनरल बातें हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सर्टोली सेल्स का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल, सिक्रीट करना टेस्टोस्टेरोन को, इनहिबिट करना एफएसएच को, स्टोर करना स्पर्म को, या स्पर्मेटोजेनेसिस सपोर्ट। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना किसका काम है सर, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना ये हो गया अपने वृषण के कार्य, टेस्टिस के कार्य, तो ये ऑप्शन गलत है। इनहिबिट एफएसएच, सर्टोली सेल है, ये एफएसएच हार्मोन की इनहिबिट करेगी क्या, गलत। स्टोर स्पर्म, स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं सर, एपिडाइमिस में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है, सर्टोली सेल्स का मुख्य कार्य क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस सपोर्ट, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कहाँ बनते हैं सर, स्पर्म बनते हैं कौन से उसमें, तो स्पर्म बनते हैं सर आपके टेस्टिस में। टेस्टिस के अंदर किस में बनते हैं, टेस्टिस के अंदर बनते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ बनते हैं आपके स्पर्म, ठीक है। अच्छा मैं बात करूं एक स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, तो 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मियोसिस,
ये चीज़ें याद रखना, स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड, ठीक है। और मैं बात करूं oogenesis किसे बोलते हैं सर, oogenesis किसे बोलते हैं, तो ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं oogenesis। एक और क्वेश्चन सुनो, ओवम का जब निर्माण होता है तो यहाँ से एक ओवा बनता है, साथ में एक बार बॉडी फ्री हो जाती है। तो क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि बार बॉडी कहाँ दिखाई देती है, सॉरी बार बॉडी नहीं, पोलर, सॉरी पोलर बॉडी बोलते हैं। बार बॉडी तो उसमें दिखाई देती है आपके XO क्रोमोसोम के अंदर। पोलर बॉडी कहाँ बनती है, पोलर बॉडी कहाँ बनती है, पोलर बॉडी किस प्रक्रिया के दौरान बनती है, तो उसका आंसर आता है oogenesis। ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई हुई हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस सपोर्ट के लिए हम कौन से सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, सर्टोली सेल्स का। क्या करती है सर, नरिशमेंट देती हैं स्पर्म्स को। ध्यान से सुनो, सर्टोली सेल सपोर्ट एंड नरिश डेवलपिंग स्पर्म सेल ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स क्या करेंगी, सपोर्ट करेंगी और नरिश करेंगी डेवलपिंग स्पर्म सेल्स को ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन सुनो, विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने वाली कपाल तंत्रिका कौन सी है, ऐसी कौन सी नर्व है जो कंट्रोल करेगी आपके फेशियल एक्सप्रेशन को। क्या वो ट्राइजेमाइन, अच्छा ऑप्शन के साथ साथ नर्व का नंबर दे रखा है तो यहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत याद करते चलना, ठीक है। ट्राइजेमाइनल किसको बोलते हैं, 5th, फेशियल 7th, वेगस 10th और ग्लासोफेरेंजियल 9th। अब इसका आंसर बताओ, कौन सा नर्व करेगी कंट्रोल फेशियल एक्सप्रेशन को सॉरी। तो फेशियल एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो फेशियल से फेशियल मैच कर दो। फेशियल एक्सप्रेशन को कौन कंट्रोल करेगी, फेशियल नर्व कंट्रोल करेगी। ये इसका राइट आंसर है, फेशियल नर्व इनरवेट्स द मसल ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर फ्रॉम द जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस, कौन सी स्ट्रक्चर होती है जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के अंदर। अब ध्यान से सुनो, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस के अंदर, मैक्यूला डेंसा एंड पोडोसाइट्स पाए जाते हैं, बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस पाए जाते हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल एंड मैक्यूला डेंसा पाया जाता है, या लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल ट्यूब्यूल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सर सी, एफेरेंट आर्टेरियोल एंड मैक्यूला डेंसा पाया जाता है जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस में। जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस इंक्लूड्स एफेरेंट आर्टेरियोल एंड मैक्यूला डेंसा फॉर रेगुलेटिंग BP एंड GFR। जस्टाग्लोमेरुलस अपरेटस का क्या काम है सर, BP को रेगुलेट करना, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, GFR का फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, उसको मेंटेन करना। अगला क्वेश्चन सुनो, व्हाट आर द बोन सेल्स दैट ब्रेक डाउन बोन कार्ड, कौन सी हड्डी में ऐसी सेल्स होती हैं जो बोन्स को ब्रेक डाउन करती हैं, हड्डी में मौजूद कोशिकाएं जो हड्डी को नष्ट करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, या कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सर सी, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रीअब्जॉर्प्शन। अब ध्यान से सुनना, ऑस्टियोक्लास्ट जो होती हैं वो लार्ज होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। आगे ध्यान से चलो, अगला क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्वचा की वह परत जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं, किसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, कौन सी लेयर में त्वचा की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर एपिडर्मिस होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम होगा, डर्मिस होगा, या बेसल लेयर होगा। चलो बताओ, तो राइट आंसर होगा डर्मिस के अंदर। एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, ध्यान ले देना, पहला ऑप्शन देके एपिडर्मिस आंसर मत लगा देना, गलत हो जाएगा। डर्मिस इज द वैस्कुलर एंड कंटेन नर्व्स, ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डर्मिस लेयर कैसी होती है, वैस्कुलर होती है, कंटेन करती है नर्व्स को, ब्लड वेसल्स को एंड कनेक्टिव टिश्यू को। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी आयरन एटम्स, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कितने आयरन परमाणु होते हैं। मैंने बात की हीमोग्लोबिन के ऊपर ऑक्सीजन परमाणु की, तो एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन जोड़ती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी आयरन एटम, तो इसका भी राइट आंसर सर 4 ही होगा। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना कंटेन करती है, 4 हीम ग्रुप कंटेन करती है, जिसके पास एक आयरन एटम होता है। तो एक हीम ग्रुप के पास एक आयरन एटम, इसलिए 4 हीम ग्रुप के पास 4 आयरन एटम। और एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने होते हैं सर, 4 हीम ग्रुप होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन एटम्स होंगे, ठीक है। विच ब्रेन लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन, विजन की मैं बात करूं, कौन सा ब्रेन लोब होता है
दृष्टि के लिए मस्तिष्क खंड उत्तरदायी होता है? कौन सा ब्रेन लोब होता है जो देखने के लिए, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्या वो फ्रंटल है, क्या वो ऑक्सीपिटल है, क्या वो टेम्पोरल है, या वो पेराइटल है? तो पेराइटल है। तो इसका राइट आंसर होगा सर ऑसिपिटल। ऑसिपिटल जो होता है, ऑसिपिटल ब्रेन लोब, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सर विजन के लिए, ठीक है। ऑसिपिटल लोब प्रोसेस विजुअल इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द आइज। ऑसिपिटल लोब क्या करता है? प्रोसेस करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को जो रिसीव करता है आइज से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? अब ध्यान से सुनो, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से किस भाग में आता है? फेफड़ा में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज हुई, गैसेस एक्सचेंज हुई तो फिर गैसेस किस में आई? ऑक्सीजन किस में आई? पल्मोनरी वेन में आई। पल्मोनरी वेन्स आपके कहाँ आई? हार्ट में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, हार्ट का कौन सा पार्ट? हार्ट में 4 पार्ट होते हैं, हार्ट में 4 पार्ट, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल। अब इसमें क्या होता है? एक होती है राइट एट्रिया, एक होती है लेफ्ट एट्रिया, एक होती है राइट वेंट्रिकल, एक होती है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि हार्ट का कौन सा पार्ट है जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स? तो इसका राइट आंसर है सर बी, लेफ्ट एट्रियम। ध्यान से सुनो क्यों। यहाँ वहाँ से पल्मोनरी वेन आएगी, वो लेफ्ट एट्रियम में आएगी। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से? पल्मोनरी वेन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन। लिम्फोसाइट्स कहाँ बनते हैं? लिम्फोसाइट किडनी में बनेंगे, लिवर में बनेंगे, बोन मैरो में बनेंगे, या लंग्स में बनेंगे? लिम्फोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं सर? WBC बोल देते हैं। WBC RBC दोनों का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। तो इतनी सी बात याद रखना। लिम्फोसाइट आर फॉर्म इन रेड बोन मैरो। अच्छा, बोन मैरो में 2 बोन मैरो होती है, एक येलो बोन मैरो होती है, एक रेड बोन मैरो होती है। तो ये कहाँ बनेंगी सर? रेड बोन मैरो के अंदर बनेंगी। और मेच्योर कहाँ होंगी? लिम्फोइड टिश्यू के अंदर मेच्योर होंगी। अगला क्वेश्चन, विच वाल्व इज बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल? बाएं आलेंद और निचली नीलाय के बीच कौन सा वाल्व होता है? अब ध्यान से सुनो, हार्ट की स्ट्रक्चर समझो। ये एक रफली डायग्राम से समझो। ये हार्ट की स्ट्रक्चर हो गई। ऊपर वाला ये पार्ट हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब पूछ रहा है कौन सी वाल्व प्रेजेंट होगी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच? यहाँ पर कौन सी वाल्व प्रेजेंट होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मिट्रल वाल्व। मिट्रल, या इसी को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इसी को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। जो इनके बीच में वाल्व प्रेजेंट होगी इसको बोलेंगे हम ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये चीजें याद रखना वाल्व से संबंधित। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर मिट्रल वाल्व, ठीक है। मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व प्रिवेंट्स बैक फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो लेफ्ट एट्रियम में ना हो जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है? इसको प्रिवेंट करता है मिट्रल वाल्व। GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट मेजर्ड यूजिंग ग्लोमेरुलस निस्पंदन दर। जो GFR होती है किसको मेजर करने के लिए करते हैं? क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए, सोडियम लेवल के लिए, यूरिया लेवल के लिए, या ग्लूकोज लेवल के लिए? इसका राइट आंसर है सर क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए हम GFR मेजर करते हैं। GFR एस्टिमेटेड यूजिंग क्रिएटिनिन क्लियरेंस टू एक्सेस किडनी फंक्शंस, ठीक है। विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन? कौन सी हड्डी शरीर की किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। क्या वो हाइयोइड बोन है, क्या वो नेजल बोन है, मैंडिबल है, या फ्रंटल बोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइयोइड बोन। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि यू शेप की बोन बताओ। कौन सी ऐसी बोन है जो यू शेप की होती है? उसका आंसर भी हाइयोइड होता है। हाइयोइड यू शेप की बोन होती है। ये हाइयोइड जो होती है ये फ्रीली हड्डी होती है या अकेली हड्डी होती है जो शरीर के किसी अनदर बोन से नहीं जुड़ी होती है, याद रखना। द हाइयोइड बोन इज सस्पेंडेड इन द नेक एंड डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी बोन, ठीक है। हाइयोइड बोन कहाँ सस्पेंड होती है? आपके नेक में सस्पेंड होती है और किसी भी एनी अदर बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखना। विच ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन? अब ध्यान से सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? कौन सी ग्लैंड से आता है? क्या वह एड्रिनल से आता है? एड्रिनल से आता है आपका एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनल से आ गया। थायराइड से क्या आता है? आपका थायरॉक्सिन आता है, ठीक है। थायराइड से क्या आता है? थायरॉक्सिन T3 T4 आता है। पिट्यूटरी से क्या आता है? पिट्यूटरी तो मास्टर ग्लैंड है, बहुत सारी ADH वगैरह ये सब हो गई पिट्यूटरी से।
ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। बाकी क्या बचा सर, मेलाटोनिन कौन निकालेगा, तो पीनियल ग्लैंड से आता है। इसका राइट आंसर इज पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन हार्मोन देखो क्या होती है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स मेलाटोनिन। क्या रेगुलेट करती है मेलाटोनिन, स्लीप वेक साइकिल। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन से ही पूछा जाता है कि वेक रिदम या स्लीप वेक साइकिल कौन मेंटेन करता है, तो पीनियल ग्लैंड मेंटेन करती है। ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। कोशिका की आत्महत्या थैली किस अंग को कहते हैं, कौन सी सेल कहलाती है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या वो लाइसोसोम है, क्या वो राइबोसोम है या न्यूक्लियस है। अब बताओ सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं सर, लाइसोसोम को बोलते हैं। लाइसोसोम कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम दैट कैन ब्रेक डाउन सेल कंपोनेंट्स, हेंस नोन एज सुसाइडल बैग। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कई सारे बन गए कि डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा बना, सेल कंपोनेंट्स को कौन ब्रेक डाउन करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बना, सुसाइडल बैग किसे कहेंगे। चारों का आंसर लाइसोसोम होगा, ध्यान रखना। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में देखने को मिल जाता है और इजी भी है, बच्चे करके अपना नंबर लेके खुश हो जाते हैं। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसको बोलते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। सीधा सीधा बात। क्यों बोलते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करता है एटीपी को। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है सर, एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटीपी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। अभी देखो मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइसोसोम जो होता है वो किस तरह के एंजाइम से भरपूर होता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के उसमें एक्सप्लेनेशन में बताया हुआ है। तो लाइसोसोम होता है किस प्रकार के एंजाइम से भरपूर होता है, क्या वो हार्मोनल एंजाइम होते हैं उसके अंदर, क्या रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट एंजाइम होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसका राइट आंसर है सर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं सेल कंपोनेंट्स को। लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, दैट हेल्प ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल। ये चीजें याद रखना लाइसोसोम से रिलेटेड। व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली का प्रमुख घटक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का प्रमुख मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लूकोज होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का मेजर कंपोनेंट जो होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन मेनली किससे कंपोज होती है, किससे मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड सेलेक्टिव परमिलिएबिलिटी। ठीक है, जो क्या करती है, सपोर्ट करती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को सपोर्ट करती है। कौन सी सर, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। ये चीजें याद रखना। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन द सेल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में या न्यूक्लियस में। अब बताओ, हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हैं सर राइबोसोम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराता है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन सुनो सर, ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये दो टाइप की होती है। अगर इस पर कुछ नहीं एकदम चिकनी चिकनी है तो इसको हम बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं रफ RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER और रफ RER दोनों में डिफरेंस समझ में आया सर। डिफरेंस कौन कर रहा है, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर राइबोसोम एब्सेंट होंगे, इसलिए ये खुरदुरी नहीं होगी, रफ होगी, स्मूथ होगी। और ये राइबोसोम प्रेजेंट है इसलिए उबड़ खाबड़ है, खुरदुरी है, इसलिए इसको बोल देंगे राइबोसोम रफ ER। ठीक है, अब बताओ इसके अंदर राइबोसोम है तो राइबोसोम का क्या काम है सर, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ RER के अंदर राइबोसोम है इसलिए RER के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं है इसलिए वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, वहाँ लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉइड सिंथेसिस होगा। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन्स। अच्छा, ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA को प्रोटीन में चेंज करना ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, इसको कौन कराता है सर, राइबोसोम। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसलेटिंग mRNA इनटू प्रोटीन्स। ये चीजें याद रखना। ठीक है, विच स्ट्रक्चर सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम को अलग करने वाला तंत्र कौन सा है,
सेल डिवीज़न को क्रोमोसोम कौन को अलग करता है? सिंपल सी बात मुझे बताओ, क्या वो सेंट्रियोल है, क्या वो न्यूक्लियस है, स्पिंडल फाइबर है या सेंट्रोसोम है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्प्लेंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एंड पुल देम अपार्ट ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, आपने जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जब डिवीजन का, तो ऐसे आप यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते थे और क्रोमोसोम ऐसे आप बीच में रखते थे और ऊपर ऊपर ऐसे दो बनाते थे, यहाँ से ऐसे ऐसे इस पे तीर बनाते थे, फिर ऐसे ऐसे इस पे, ऐसे ऐसे इस पे, फिर ऐसे नीचे से भी यहाँ से ऐसे बनाते थे। तो इनको क्रोमोसोम को तोड़कर अलग कौन करता है सर? स्प्लिंडल फाइबर करता है। ये अटैच होता है क्रोमोसोम से और उन्हें पुल करके खींच करके क्या कर देता है? अलग कर देता है ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, क्रोमोसोम को कौन अलग करेगा सर? स्प्लिंडल फाइबर अलग करेगा सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 6.8, 7.0, 7.4 या 8.0? तो राइट आंसर इज 7.4। ब्लड इज स्लाइटली एल्कलाइन। अच्छा, एल्कलाइन क्यों बोला सर? 7 से अगर इधर कम आएगा पीएच, 7 से कम आएगा तो वो एसिडिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल्कलाइन। ठीक है, और 7 जो होता है इसको उदासीन या न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये पीएच की रेंज हो गई। अब क्या है, 7 से ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है सर? 0.04 ज़्यादा है सर, बस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं सर? स्लाइटली एल्कलाइन है। ठीक है, विद पीएच ऑफ 7.4। ये तो एक नॉर्मल बात हुई। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो 7.35 से लेके 7.45 ये पीएच होती है ब्लड की रेंज। ठीक है, पीएच रेंज। तो ये थे आपके पूरे आज 100 क्वेश्चंस। मैंने 2 लेक्चर के अंदर 100 क्वेश्चंस करा दिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्पीड से हम लोग चल रहे हैं। और क्या आप मुझे कमेंट करके बता दो, मेरी स्पीड फास्ट तो नहीं है? आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? अब ये चीज़ें आप मुझे कमेंट में बता दो। आपको क्लास कैसी लगी? पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब, नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।